रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स आपने ऐसी चीज़ें सुनी होंगी या मैथ के अंदर देखा भी होगा, ऐसे टाइप के एक्सप्रेशंस, A इज़ ग्रेटर देन B या B इज़ ग्रेटर देन C या फिर हमारा 3 इज़ ग्रेटर देन 2। ये यूनिवर्सल लॉ है। 1 इज़ लेस देन 5, ये भी यूनिवर्सल लॉ है। तो इस तरीके के जो एक्सप्रेशंस होते हैं जो एक दूसरे में रिलेशन पता करते हैं, कौन सी चीज़ बड़ी है कौन सी चीज़ छोटी है, इनको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। अब जावा के अंदर जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं उनमें से सबसे पहला होता है इक्वल टू ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है वैल्यूज़ को इक्वल है या नहीं चेक करने के लिए। अब मैथ के अंदर तो हम सिंपली लिख देते थे a इज इक्वल टू बी या 5 इज इक्वल टू 2, बट जावा के अंदर जैसे ही आप a इज इक्वल टू बी कर देंगे ये चेक नहीं करेगा कंडीशन को, बल्कि जावा क्या करेगा, b की वैल्यू को a के अंदर स्टोर कर देगा। तो ये जो इक्वल टू है ये एक रिलेशनल ऑपरेटर नहीं होता जावा के अंदर, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। राइट से उठा के वैल्यू लेफ्ट के अंदर ट्रांसफर कर देता है। इसीलिए जावा के अंदर अगर हमें चेक करना है कि एक वैल्यू a दूसरी वैल्यू b के बराबर है या नहीं है, तो उस केस में हम यूज करते हैं डबल इक्वल टू का। a इक्वल टू बी। अगर a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 5 है तो ये मुझे रिटर्न करके देगा फॉल्स। लेकिन अगर मैंने लिखा a इक्वल टू बी, a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू भी 10 है तो ये मुझे रिटर्न करके देगा ट्रू। तो इक्वल टू ऑपरेटर चेक करता है कि दो वैल्यूज इक्वल है या नहीं है। इसके लिए कोड भी लिख लेते हैं। इंट a इज इक्वल टू 10, इंट b इज इक्वल टू 5। और हम क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, system.out.println a इक्वल टू b। अब जब हम इसे लिखकर एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे लिए प्रिंट होगा फॉल्स। लेकिन अगर मैं इस b को भी 10 बना दूं तो उस केस में a की वैल्यू भी 10 होगी, b की वैल्यू भी 10 होगी और दोनों इक्वल होंगे, तो उस केस में हमारे लिए प्रिंट होने वाला है ट्रू। सेकेंड ऑपरेटर जिसकी हम बात करेंगे, सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, वो है हमारा नॉट इक्वल टू। जहां पर भी जावा में आपको एक एक्सक्लेमेशन दिखे ऑपरेटर्स में, उसको हम पढ़ते हैं एज नॉट, NOT, नॉट। तो नॉट इक्वल टू के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये क्या करेगा, ये चेक करेगा नॉट इक्वल टू या इनइक्वालिटी को चेक करेगा कि दो वैल्यूज, मतलब ये इक्वल टू के बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट देगा। अगर a नॉट इक्वल टू बी में लिख दूं जहां पर a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 5 है, तो ये मुझे रिटर्न करके देगा ट्रू कि हाँ भाई आपने सही बोला, a जो है वो b के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं a पर 10 ले दूं और b की वैल्यू भी 10 हो और वहां पर मैं चेक करूं क्या a नॉट इक्वल टू b है, तो उसमें रिटर्न करेगा ये फॉल्स कि आपने सही नहीं बोला। आप कह रहे हो a b के इक्वल नहीं है पर a तो b के इक्वल है। तो ये बिल्कुल इक्वल टू के ऑपोजिट रिजल्ट देता है। इसको भी एक बार कोड करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिया है a इज इक्वल टू 10, यहाँ लिया है b इज इक्वल टू 10। हम क्या करने वाले हैं, एक्सक्लेमेशन इक्वल टू यानी नॉट इक्वल टू b, तो इसका ये आउटपुट हमें देगा एज फॉल्स। और अगर मैं इसको 5 बना दूं, इनको अनइक्वल बना दूं, उसके बाद मेरे पास रिजल्ट जो आएगा वो आएगा ट्रू। नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर होता है ग्रेटर। ग्रेटर बहुत ही इंट्यूटिव है, बिल्कुल देखते ही समझ आ जाएगा। अगर कोई भी वैल्यू a इज ग्रेटर देन b मैंने लिख दिया, जहां पर a की वैल्यू मैं 10 दे दूं, b की वैल्यू 5 दे दूं। अब ये 10 5 मैं इसलिए यूज कर रही हूं ताकि बहुत आसानी से हमें एग्जाम्पल समझ में आ जाए। आप इनकी जगह 20 25 कुछ भी ले सकते हैं। अगर a के अंदर 10 है और b के अंदर 5 है, तो यहाँ पर मुझे पता है 10 इज ग्रेटर देन 5, मतलब ये स्टेटमेंट सच है, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे रिटर्न करके दे देगा ट्रू। लेकिन अगर a के अंदर मैंने 20 डाल दिया और उसको मैंने बोला इट इज ग्रेटर देन 50, b के अंदर 50 डाला, तो ये फिर मुझे दे देगा फॉल्स रिटर्न करके। मान लीजिए a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5 है और यहां मैंने किया ग्रेटर, तो उस केस में क्या करेगा, उस केस में रिटर्न कर देगा ट्रू। लेकिन यहीं पर अगर मैंने b ग्रेटर देन a दे दिया तो उस केस में मुझे रिटर्न करके देगा फॉल्स। अब इसी के सेम तरीके से होता है लेस देन ऑपरेटर। लेस देन ऑपरेटर क्या करेगा, लेस देन ऑपरेटर अगर मेरे पास यहीं पर a लेस देन b होता फॉर 10 लेस देन 5, तो ये रिटर्न करता मेरे कोड में फॉल्स। और यहीं पर अगर मेरे पास
a लेस देन b होता, जहां पर 20 लेस देन 50 मैं कहने की कोशिश कर रही हूं, तो वहां पर मुझे रिटर्न करके देता ट्रू। इसको भी कोड कर लेते हैं। अगर a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 5 है और मैं कह रही हूं b इज लेस देन a, यानी 5 इज लेस देन 10, तो 5 10 से कम ही होता है, तो इस केस में रिटर्न करेगा ट्रू। और यहीं पर इसको मैं उल्टा कर दूं, यानी कह दूं a इज लेस देन b, यानी 10 5 से छोटा है, तो वो तो ऑब्वियसली फॉल्स स्टेटमेंट है, तो उस केस में प्रिंट करवा देगा फॉल्स, यानी झूठ। अब इन्हीं से मिलते जुलते रिलेशनल ऑपरेटर्स में दो ऑपरेटर्स और आते हैं। इनमें से पहला है ग्रेटर देन इक्वल टू। ये अब इक्वल टू की कंडीशन को भी चेक करता है। इक्वल टू की कंडीशन को चेक करके बहुत इंट्यूटिव है इनको यूज करना। जैसे यहां पर a की वैल्यू है 10, अगर मैं b को भी 10 कह दूं और फिर मैं कहूं a इज लेस देन b, तो उस केस में तो ये फॉल्स दे देगा। बट अगर मैं कहूं a इज लेस देन इक्वल टू b, तो उस केस में मुझे मिलेगा ट्रू, क्योंकि ये इक्वालिटी को भी चेक कर रहा है। ऐसे ही मैं ग्रेटर देन इक्वल टू b बोलूं तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि अब ग्रेटर देन भी चेक कर रहा है और इज इक्वल टू भी चेक कर रहा है। तो इसी तरीके से ये 6 टोटल रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम टाइम टू टाइम यूज कर रहे होंगे। हमें पता होना चाहिए कि कौन से एक्सप्रेशन में हम ट्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन से एक्सप्रेशन में हम फॉल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की, जो काम करते हैं चेक करने का हमारे प्रोग्राम के लॉजिक को। तो हम कुछ कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं। जैसे पहली स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं 3 इज ग्रेटर देन 2। ये स्टेटमेंट मुझे क्या देगी? ये स्टेटमेंट मुझे देगी ट्रू। दूसरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं 1 इज नॉट इक्वल टू 1। ये स्टेटमेंट मुझे देगी फॉल्स। तीसरी हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं 5 इज लेस देन 10। ये स्टेटमेंट भी मुझे देगी ट्रू। इस तरीके से अलग अलग स्टेटमेंट्स, इसको हम कह सकते हैं स्टेटमेंट 1, इसको हम कह सकते हैं स्टेटमेंट 2, इसको हम कह सकते हैं स्टेटमेंट 3। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेटमेंट्स हमारे कोड के अंदर हो सकती है। अब अगर इन स्टेटमेंट्स पर बेस्ड हमें कोई लॉजिक बनाना है अपने प्रोग्राम में, तो उसको हम बनाते हैं यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। सबसे पहला लॉजिकल ऑपरेटर जिसकी हम बात करेंगे वो है लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड लिखने के लिए हमें 2 एम्परसेंड लगाने पड़ते हैं, यानी आपके कीबोर्ड पर जो एंड का साइन है उसको 2 बार लिखना पड़ता है, एंड। इसको हम कहते हैं लॉजिकल एंड। अगर गलती से आप सिंगल एंड लगा देंगे तो वो बिटवाइज ऑपरेटर बन जाएगा, जिससे आपके कोड में एरर आ सकता है। तो सिंगल एंड नहीं लगाना, लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमेशा डबल एंड, डबल पाइप इस तरीके से यूज होता है। तो लॉजिकल एंड का जो रूल है वो ये कहता है कि अगर आपकी जो स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट ट्रू है, इनके लिए कुछ कुछ रूल्स होते हैं और ये है हमारा फाइनल आंसर। अगर मेरी स्टेटमेंट 1 ट्रू है और मेरी स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है तो मेरा फाइनल आंसर ट्रू आएगा। अगर मेरी स्टेटमेंट 1 ट्रू है और मेरी स्टेटमेंट 2 फॉल्स है तो मेरा फाइनल आंसर फॉल्स आएगा। अगर मेरी स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और मेरी स्टेटमेंट 2 ट्रू है तो भी मेरा फाइनल आंसर फॉल्स आएगा। और अगर ये दोनों फॉल्स हैं तो भी मेरा फाइनल आंसर फॉल्स ही आएगा। लॉजिकल एंड कहता है कि अगर मेरी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तभी मेरा फाइनल आंसर ट्रू आएगा, बाकी सारे केसेस में मेरा फाइनल आंसर फॉल्स आने वाला है। ये लॉजिकल एंड का रूल है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है या आईटी या ईसी बैकग्राउंड से है तो लॉजिकल गेट्स सुने होंगे। लॉजिकल गेट्स जिनसे काफ़ी सारी मशीन्स बनती हैं, हमारे कंप्यूटर्स के अंदर भी यूज़ होते हैं। कंप्यूटर्स के अंदर का जो प्रोग्रामिंग लॉजिक है वो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट ऐसे ही ऑपरेटर्स से बना हुआ है। तो इन रूल्स को हमें ध्यान रखना है। क्या कंडीशन है एंड की? एंड की ये कंडीशन है कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तभी एंड हमें ट्रू रिटर्न करेगा। ये हमें याद रखना है। तो लॉजिकल एंड कहता है कि अगर मैं स्टेटमेंट 1 लूँ और स्टेटमेंट 2 लूँ और उसके बीच में एंड लगा दूँ और यहाँ पर ट्रू हो, यहाँ पर ट्रू हो, तभी मेरा फाइनल आउटपुट जो है वो ट्रू आएगा। बाकी केसेस में वो फाइनल आउटपुट फॉल्स आ रहा होगा। इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में भी देख लेते हैं कोड करके। सीधा हम प्रिंट करवाने वाले हैं। सबसे पहले लिखेंगे अपनी स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 मान लीजिए 3 ग्रेटर देन 2। अब ये 3 ग्रेटर देन 2, ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है हमें पता ही है कि ट्रू है ये स्टेटमेंट, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और यहाँ मैं लगा दूँ
एंड थोड़ा सा स्पेस दे देती हूँ मैं क्लैरिटी के लिए, और दूसरी स्टेटमेंट लिखूँ 5 ग्रेटर देन 0। तो ये जो स्टेटमेंट 1 है 3 ग्रेटर देन 2 ये भी ट्रू है, 5 ग्रेटर देन 0 ये भी ट्रू है। दोनों के बीच में मैंने लॉजिकल एंड लगा दिया है, और इसको मैं सेव करके अब अगर रन करूं तो मेरे लिए फाइनल आउटपुट आएगा ट्रू। अब यहीं पर इस स्टेटमेंट को अगर मैं फॉल्स बना दूं, यानी 3 इज लेस देन 2, ये है मुझे पता है ऑब्वियसली फॉल्स स्टेटमेंट है, तो उस केस में मेरे लिए आउटपुट आएगा फॉल्स। और इस स्टेटमेंट को अगर मैं ट्रू बना दूं, इसको फॉल्स बना दूं, फॉल्स कैसे बनाया, 5 को लेस देन 0 मैंने कह दिया, तो भी मेरे लिए आउटपुट आएगा फॉल्स। और अगर दोनों को मैं फॉल्स बना दूं एंड उसके बाद मैं एग्जीक्यूट करूं तो भी आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा फॉल्स। तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तभी हमें लॉजिकल एंड ट्रू रिटर्न करके देगा। नेक्स्ट बात करते हैं लॉजिकल और की। लॉजिकल और के रूल्स ये कहते हैं स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, आंसर। स्टेटमेंट 1 अगर ट्रू हो और स्टेटमेंट 2 ट्रू हो तो फाइनल आंसर हमारा होना चाहिए ट्रू। अगर स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है तो उस केस में फाइनल आंसर ट्रू ही होता है। अगर स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 ट्रू है तो उस केस में भी फाइनल आंसर ट्रू होगा। और अगर स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 भी फॉल्स है, तो उस केस में फाइनल आंसर आने वाला है फॉल्स। यानी लॉजिकल और कहता है कि जिस केस में आपकी दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं तभी आपका फाइनल आंसर फॉल्स आएगा, बाकी सारे केसेस में हमारे लिए फाइनल आंसर ट्रू रिटर्न होगा। इसको अगर जनरलाइज करके लिखें तो अगर स्टेटमेंट 1 और ये जो हम यहाँ पर और का साइन लगाएंगे, ये पाइप ऑपरेटर होता है। पाइप मतलब सिंगल जो स्ट्रेट लाइन होती है आपके कीबोर्ड के ऊपर बनी होगी, इसको हमें 2 बार प्रेस करना है, और इसको हम और कहेंगे। स्टेटमेंट 2 अगर ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है तभी हमें फॉल्स रिटर्न होगा। अगर इनमें से कोई भी एक ट्रू बन जाए तो हमें ट्रू मिल जाएगा। इसको भी कोड लिखकर एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या देंगे, एक फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं 3 लेस देन 2 और दूसरी फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं 5 लेस देन 2। ये दोनों फॉल्स हैं। फॉल्स हमें क्या रिटर्न करेगा, एंड की जगह हम दे देते हैं और ऑपरेटर। तो फॉल्स और फॉल्स हमें रिटर्न करके देता है फॉल्स। लेकिन यहीं पर अगर मैं इसको ट्रू कर दूं, यानी 3 ग्रेटर देन 2 हमें ट्रू रिटर्न करेगा, तो उस केस में फाइनल आंसर आ जाएगा ट्रू। या इसको भी वापस से फॉल्स कर दूं एंड 5 को ग्रेटर देन 0 में कह दूं, एक स्टेटमेंट को ट्रू कर दिया, तो उस केस में भी रिटर्न करेगा ट्रू। एंड दोनों को अगर मैं ट्रू कर दूं तो ट्रू और ट्रू इज ऑलवेज इक्वल टू ट्रू। बहुत लॉजिकल सी चीज़ है। एंड जब भी लिखते हैं तो दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए ट्रू बनाने के लिए, और जब भी लिखते हैं तो दोनों में से कोई भी एक हो तो चल जाएगा, तो आपका आंसर ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर जिसकी हम बात करेंगे वो है लॉजिकल एंड। आपके पास एक ट्रू स्टेटमेंट है, उसको फॉल्स बना देगा। अगर आपके पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है, उसको ट्रू बना देगा। यानी अगर आपने स्टेटमेंट के सामने लॉजिकल एंड लगा दिया, इसको हम नॉट ऑपरेटर भी कहते हैं, नॉट ऑपरेटर, या इसको हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर भी कहते हैं। तो अगर आपने ये एक्सक्लेमेशन कहीं भी लगा दिया, लॉजिकल नॉट किसी भी स्टेटमेंट के सामने लगा दिया, तो स्टेटमेंट का जो अंदर का ट्रू फॉल्स वैल्यू है वो कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाएगी। इसका अगर हमें टेबल बनाना होगा, लॉजिकल नॉट का अगर रूल्स टेबल बने तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ पर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट है एंड फाइनल आंसर है। अगर हमारे पास ट्रू वैल्यू है तो लॉजिकल नॉट उसे फॉल्स बना देगा, और अगर हमारे पास फॉल्स वैल्यू है तो लॉजिकल नॉट उसे ट्रू बना देगा। इसको भी देख लेते हैं। इसको सिंगल स्टेटमेंट पर अप्लाई करते हैं, यानी यहाँ पर अब हमें 2 स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए, सिंगल स्टेटमेंट पर कर सकते हैं अप्लाई। 3 ग्रेटर देन 2, मुझे पता है 3 ग्रेटर देन 2 मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, पर यहाँ पर अगर मैंने लॉजिकल नॉट लगा दिया तो आंसर रिटर्न होकर आएगा फॉल्स। वहीं पर 0 ग्रेटर देन 5, यानी ये वैल्यू फॉल्स है, पर यहाँ पर मैंने नॉट लगा दिया तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, और यहाँ प्रिंट हो जाएगा ट्रू।
तो इस तरीके से हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं। इन लॉजिकल ऑपरेटर्स का असली जो यूजेज है वो अभी हमें लग रहा होगा कि हाँ ठीक है ऑपरेटर्स हैं, पर एक बार हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे जिसमें हम इफ एल्स की बात कर रहे होंगे, स्विच की बात कर रहे होंगे, इस तरीके की चीज़ें जब हम पढ़ रहे होंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर, तो वहाँ पर और भी ज़्यादा हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, इन सब का यूजेज देखने को मिलेगा और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत इंट्यूटिव है। ऐसा नहीं है कि लॉजिक समझना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल मैथ के जैसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। और मैथ में हमें पता ही है 3 2 से बड़ा होता ही होता है, 5 0 से बड़ा होता ही होता है, -1 6 से छोटा होता ही होता है। तो ऐसी बहुत बेसिक चीज़ों को हम पढ़ रहे होंगे, इन्हीं को कोड में रिप्रेजेंट करने का हम बहुत बेसिक, बहुत कोर तरीका अभी सीख रहे हैं, देख चुके हैं। अभी इसके बाकी फॉर्मेशंस भी हम देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर इज बेसिकली, अगर मैंने a इज इक्वल टू बी लिख दिया तो जावा क्या करेगा, राइट में आपने जो भी लिखा है उसकी वैल्यू लेफ्ट में जाके असाइन कर देगा। और ये जो इक्वल टू है इसको हम कहेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास होता है इक्वल टू। जैसे ही मैंने a इक्वल टू बी लिखा तो मेरे a के अंदर b की वैल्यू आ जाएगी। अगर b की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू अगर 10 थी तो वो कट के मेमोरी के अंदर उसकी वैल्यू भी 5 बन जाएगी। ये हम अभी तक आकर बहुत बार देखते आए हुए हैं, बट इस बार हम एक डिफरेंट वेरिएशन एक्सप्लोर करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर का। अगर कभी मुझे ऐसा लिखना हुआ a इज इक्वल टू a प्लस 10 या b इज इक्वल टू b माइनस 5, तो इस स्टेटमेंट को मैं लिख सकती हूँ a प्लस इक्वल टू 10 एंड इस स्टेटमेंट को मैं चेंज करके लिख सकती हूँ b माइनस इक्वल टू 5। तो ये बस एक छोटा तरीका है सेम असाइनमेंट को लिखने का, जहां पर भी असाइनमेंट आ जाता है और ऑपरेंड सेम रहता है, सिर्फ एक वेरिएबल वैल्यू आती है, तो वहां पर हम लिख सकते हैं प्लस इक्वल टू, एंड जहां पर माइनस हो रहा है, सेम ऑपरेंड में से कुछ माइनस हो रहा है, सेम वेरिएबल में से कुछ माइनस हो रहा है और उसी वेरिएबल को असाइन हो रहा है, तो वहां पर हम लिख सकते हैं b माइनस इज इक्वल टू 5। अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है इंट a इज इक्वल टू 10 और मुझे अगर प्रिंट करवाना है system.out.println इसी a को, बस इसकी वैल्यू को मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। अगर मैं लिखूं a इज इक्वल टू a प्लस 10, तो उस केस में क्या होगा, मेरा जो a है वो 20 की तरह मेरे लिए प्रिंट हो जाएगा। पर यहीं पर अगर मैं इसे कर दूं कमेंट और यहाँ मैं लिख दूं प्लस इक्वल टू 10, तो उस केस में भी जावा मुझे सेम आउटपुट रिटर्न करेगा विच इज़ 20। तो इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट मैं बताऊं तो ये वाली स्टेटमेंट ज़्यादा जल्दी एग्जीक्यूट होगी, जावा ज़्यादा स्पीड के साथ इसको एग्जीक्यूट करेगा। ये स्पीड बहुत ज़्यादा नैनो सेकेंड्स में एग्जीक्यूशन में फास्टर होगी, इसीलिए हमें अभी नहीं दिखेगी। पर अगर आप बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं, कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग करेंगे, आगे जाकर बड़े बड़े कोड लिखेंगे अपने इंटरव्यूज़ के लिए या फिर अपने कोडिंग टेस्ट के लिए, तो वहाँ पर इट्स एडवाइजेबल कि आप इस स्टेटमेंट की जगह इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, तो ये फास्टर एग्जीक्यूशन आपको देगी। उसके अलावा एक और वेरिएशन चेक कर लेते हैं कि इंट b इज इक्वल टू 5। अब मुझे अगर करना है b इज इक्वल टू b माइनस 5, तो ये मुझे पता है क्या वैल्यू देगा। फाइनल b की वैल्यू को अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ तो मेरे पास प्रिंट होकर आने वाला है 0। वहीं पर इस स्टेटमेंट को चेंज करके अगर मैं लिख दूँ b माइनस इक्वल टू 5 एंड फिर मैं b को प्रिंट करवाऊँ, तो उस केस में मेरे पास प्रिंट होगा 0 ही। मतलब इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में भी कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, इनफैक्ट मतलब सेम है, बट दिस स्टेटमेंट इज अ लिटिल बिट फास्टर। एंड जिस सेम तरीके से हम ये प्लस इक्वल टू लिख रहे हैं या माइनस इक्वल टू लिख रहे हैं, उसी सेम तरीके से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको कर दूं मल्टीप्लाई तो क्या होगा, उस केस में इसका मतलब हो जाएगा b इज इक्वल टू, ये सारा मैं कर देती हूँ इरेज ताकि अच्छे से समझ आए। मैंने लिया इंटीजर b इज इक्वल टू 5, फिर मैंने लिखा b मल्टीप्लाई इक्वल टू 5, तो इसका मतलब है b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 25, तो इसीलिए फाइनली प्रिंट हुआ 25। यहीं पर अगर मैं डिवाइड कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पर किया
डिवाइड इक्वल टू 5, तो इसका मतलब है b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई 5, मतलब 5 डिवाइडेड बाई 5 विच विल गिव मी 1। इसको हम मॉड्यूलो भी कर सकते हैं, मतलब रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। b को b से डिवाइड किया, मतलब 5 को 5 से डिवाइड किया, तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास, उसका रिमाइंडर आएगा 0, तो फाइनल आउटपुट आए 0। तो इस तरीके से हमने सारे जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं उनको कवर कर लिया है। इनको डे टू डे जो हम डिफरेंट आगे जाकर बहुत सारे कोड लिखने वाले हैं, बहुत सारे प्रोग्राम लिखने वाले हैं, बहुत सारा लॉजिक बिल्डअप करने वाले हैं, उन कोड्स के अंदर इन सारे के सारे ऑपरेटर्स को हम एक एक करके यूज़ कर रहे होंगे।